नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दिसंबर में आयोजित होने वाली लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसको देखते हुए हम लोगों का एक बेहतर प्रयास है कि वे सभी अभ्यर्थी जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आशंकित रहते हैं, जिससे उनका सफलता सुनिश्चित करने का प्रारंभिक द्वार ही जिसको वो भेद नहीं पा रहे, इस सबको मद्देनज़र रखकर हम लोगों ने यह प्रयास स्टार्ट किया है कि बहुत ही कम तैयारी में एक स्ट्रेटजी के साथ कैसे हम जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक स्कोर सुनिश्चित कर पाएँ, ताकि हम पहले दिन से ही मुख्य परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकें। इसको देखते हुए हम आपके सामने जो भारतीय राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी का सेक्शन है, इसमें जो एनालिसिस है 2024 और 2025 जो हमारा लेटेस्ट पेपर है, दोनों ही पेपर का जो एनालिसिस है आप इसमें देखेंगे 2024 में कुल 23 क्वेश्चंस पुटअप हुआ था पॉलिटी से। और इस पे एक स्पेशल राइडर ये है कि ये जो 2024 का पेपर है, इसको अभी तक का आयोग का सबसे टफेस्ट पेपर माना गया और उसमें स्कोर 75-80 से भी नीचे रहा, जो कि जनरल जो है अमूमन 90 के ऊपर जाता है। बट इस साल 2024 के पेपर में ये था कि आयोग ने कुछ चेंजेज किए हैं। क्वेश्चन सारे वही हैं, आयोग ने थोड़ा सा अपने आप को यूपीएससी के तर्ज पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट किया है। बस इतना ही शिफ्ट से बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो गया और लोगों में, अभ्यर्थियों में ये बात थी कि कटअप जो है बिल्कुल तेज़ी से स्लो डाउन हुआ। देखिए 2024 में ये 23 क्वेश्चन है और 2025 में ये 22 क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर इसका मीन निकालें, एवरेज निकालें, तो कम से कम 20 क्वेश्चन हमारा इस सेगमेंट से हर साल पूछा जा रहा है। और वो 20 क्वेश्चन कौन होंगे, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, हमने आपको पहले ही बताया है कि बहुत कम अभ्यास में, यानी कि हम आपको ये नहीं कहने वाले कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी में लगेंगे, वो काम मेरा है। आपके सामने बहुत ही सिंपल शब्दों में रखेंगे कि वो कैसे 20 सवाल वो कौन होंगे जिसको हम बहुत ही कम समय में, समय भी बचाएंगे ताकि उस समय का उपयोग हम दूसरे प्रश्न पे कर सकें। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा सिक्योर करने में बहुत बड़ा रोल है इनका। और 22-23 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से कम 18 क्वेश्चन की गारंटी हम लेते हैं कि आप बिल्कुल कर पाओगे। बस शर्त यह है कि जो चीज़ें करवाई जाएं आप उसको फॉलो करते जाइए। डे टू डे जो हमारा कोर्स है उसको आप करते चलें, देखेंगे कि बगैर किसी घबराहट के हम अपने टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है कि कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ माइनस मार्किंग को देखते हुए, क्योंकि 2-3 प्रश्न जरूर ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम हॉल में आपको माइनस मार्किंग को देखते हुए शायद आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ या रिस्क लेने से बचें। तो 18 से 19 प्रश्न अगर आप सही तरीके से करते हैं तो श्योर शॉट आप इसको कर सकते हैं। देखेंगे, इसको देखते हुए हमने पूरे पॉलिटी सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो वो सेगमेंट है जो तथ्यात्मक है, जो फैक्चुअल है, बिल्कुल कट टू कट हमें याद करना है, उसका और कोई विकल्प नहीं है। जस्ट लाइक संविधान के अनुच्छेद, अगर बेसिक 10% काम है कि समझना है, 80% चांस है कि उसको लर्न करना है और 10% है कि रिवीजन करना है। संविधान की अनुसूचियाँ, अब 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल में क्या क्या विषय हैं, अगर हमें याद है तो हर बार पेपर में या तो मैच करने के आ रहा है या तो डायरेक्ट सवाल पुटअप हो रहा है। अगर हमें याद है तो बिल्कुल हम टू द पॉइंट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रमुख संविधान संशोधन, ये जो अमेंडमेंट है हमारा फैक्ट फाइल का हिस्सा है। संविधान के भाग इनिशियल संविधान में 22 हैं या बढ़ के 25 हो गए। उन 25 में जो प्रमुख कम से कम 15 भाग हमें करना है, किस भाग में निर्वाचन आयोग है, किस भाग में यूपीएससी है, किस भाग में संघ और राज्यों का डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे संविधान के भाग, साथ में इसमें हमें ये देखना है कि जो संविधान का निर्माण हुआ, संविधान के निर्माण में पहले अंतरिम सरकार बनी, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी, इसके बाद तरह तरह की कमेटियां बनी, उन कमेटियों को हेड किया लोगों ने। हर साल आयोग जो है समिति और उसके अध्यक्षों की लिस्ट पूछता है। संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन है, कितनी महिलाएं थी, अंबेडकर का चुनाव किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हुआ था, कितने सीटें मुस्लिम लीग को आई, कितनी सीटें कांग्रेस को आई। ये सभी क्वेश्चन हमारे पार्ट ऑफ फैक्ट के हैं। अगर हम इसको कट टू कट लर्न कर लेते हैं तो वहाँ हमें बिल्कुल असुविधा नहीं होगी। लास्ट ईयर के पेपर में आप देखेंगे लोकसभा के अध्यक्षों की तब से लेकर अब तक की लिस्ट पूछी हुई थी,
कौन सी आम चुनाव है लोकसभा का, ये 4 चुनाव देकर कार्यकाल पूछ लिया। वित्त आयोग के 2 अध्यक्ष हैं, उनके लिस्ट पूछ ली। भारत के जो प्रेसिडेंट तब से अब तक हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब तक, उनकी लिस्ट दे दी जाएगी, आपको वो देखना है। लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या, ये सभी हमारा फैक्ट फाइल के विषय हैं। भारतीय संविधान में जो सोर्स है, दुनिया के किन किन संविधानों से क्या क्या प्रोविजंस लिए गए हैं, हमारा फैक्ट का पार्ट है। तो हमने सेपरेट कर दिया कि एक सेक्शन होगा ना हमारा फैक्चुअल, जिसका हमने आपको तरीका बताया कि डे टू डे इसको लर्न करना है। सप्ताह में मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे, सैटरडे संडे लर्न करेंगे, उस पर अभ्यास करेंगे, मल्टीपल टाइम ये आदत में आ जाएगा। और बिल्कुल यहाँ से अगर क्वेश्चंस हमारे कम से कम 12 से 15 सवाल है जो डायरेक्ट फैक्ट फाइल पे, वो हमारे गलत नहीं होंगे। सेकंड जो अवधारणात्मक है, जिसको कि हम कॉन्सेप्चुअल कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है, इसमें पॉलिटी एक प्रोसीजर है, पूछा जाएगा कि जो प्रेसिडेंट का जो पावर है किसी भी बिल को रोकने का, होल्ड करने का, उसको लौटाने का, उस पर अपनी सहमति देने का, गवर्नर का सेम, इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो क्या क्या ये जो प्रोसीजर है, कैसे लोकसभा का स्पीकर सदन को संचालित करते हैं, क्या उनको विशेषाधिकार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या विशेषाधिकार हैं, ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट का पार्ट है। कैसे राज्यसभा किसी भी जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है, कितनी उसमें बहुमत चाहिए, 2/3 चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ये सभी कॉन्सेप्चुअल का पार्ट है। दैट मीन्स प्रोसेस क्या है वो हम कॉन्सेप्ट के पार्ट में देखेंगे, और जितने हिस्से फैक्ट के हैं पहले बात हम वो अलग करेंगे। तो आपके सामने ये 2 मेथड्स रहने वाले हैं स्टडी का। तो इसको देखते हुए जो फैक्ट की लिस्ट है, उस लिस्ट को हम PDF के रूप में अपलोड भी कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और बट जो आपके सामने वीडियो के रूप में है वो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। फैक्ट फाइल तो ऑलरेडी लोडेड है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य व्यवस्था का। इसमें आप 2 शब्द देख रहे हैं, अगर इसको बाइफर्केट कर दें तो इसमें एक शब्द है राज्य और एक शब्द है व्यवस्था। तो हमें इन दोनों शब्दों को देखना है, फिर उसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए, राज्य का मतलब है कि राज्य जो है एक ऐसी अमूर्त धारणा है, अमूर्त इन द सेंस इमॉर्टल कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक थॉट ऑफ हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशंस है, थियरी है, सिद्धांत है राज्य। और उस राज्य की व्यवस्था कैसी बन रही है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, कैसे उस राज्य को संचालित किया जा रहा है, वो पार्ट है हमारा व्यवस्था का। जब हम दोनों अप्लाई कर देते हैं कि एक राज्य में व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून है, यानी लॉ ऑफ ऑर्डर है, यानी कि रूल ऑफ लॉ है, उसको हम कहते हैं समराइज करके राज्य व्यवस्था। एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले देखिए हम राज्य को डिफाइन कर लें कि राज्य के अंग क्या क्या हैं, किसे हम राज्य कहेंगे, स्टेट किसे कहते हैं। तो देखो, अगर कोई भी राज्य हम कह रहे हैं किसी को, तो उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। 4 चीज़ों के बिना कोई भी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। ये 4 चीज़ें हैं, हम 1 बाय 1 करके लिखते हैं। पहला तो देखो, भूभाग होना चाहिए, यानी किसी को आप राज्य कहेंगे, जो बोलचाल की भाषा में हम उसको कंट्री कहते हैं, देश कहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, कंट्री शब्द प्रचलित नहीं है, वहाँ एज ए स्टेट शब्द है। भारत एक स्टेट है, भारत कंट्री नहीं है। बोलचाल में कंट्री है, बस लिखने में भारत एक इंडियन स्टेट है। तो कोई भी स्टेट है उसका एक भूभाग होना चाहिए, यानी कि एक जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। अब वो एरिया छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। जैसे वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, देश कह रहे हैं उसको, स्टेट है, बहुत छोटा है लेकिन उसका अपना भूभाग है। दूसरा, उसका एक जनसंख्या होना चाहिए, यानी कि उस लैंड पार्ट पर कुछ पॉपुलेशन रहती हो। अब इसमें भी कोई नंबर नहीं है कि 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, मैटर नहीं करता, एक जनसंख्या रहती हो। तीसरा, संप्रभुता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द। अगर ये 4 ऑप्शन में दे दे और पूछ ले, कभी चौथा लिखेंगे कि निम्नलिखित में से राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो आंसर इज संप्रभुता, सॉवर्निटी। इसमें बात करते हैं, 4th लिख देते हैं सरकार, यानी संप्रभुता वो टर्म है, सॉवर्निटी इसका मतलब होता है कि हम सेल्फ डिपेंड हैं, यानी दैट मीन्स कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने में अगर डिपेंडेंट नहीं है किसी पर,
वो खुद फैसले लेती है तो बोलेंगे हम संप्रभु सरकार है, यानी सरकार संप्रभु है। लेकिन अगर किसी देश पर किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप हो, बाहर के देश के कहने पर हम फलाने से तेल नहीं ले रहे हैं, उससे तेल मत खरीदो, उससे खरीदो, तो ये संप्रभुता नहीं है। हम डिसाइड करेंगे कि किस देश से हमें तेल सस्ता मिल रहा है हम लेंगे, किस देश से महंगा मिल रहा है हम वहाँ से नहीं लेंगे। यानी हम अपने देश के घरेलू नीतियों को, विदेशी नीतियों को तय करने में अगर हमें किसी देश की कोई इंटरफ्रेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब हम कहेंगे कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। ठीक है, तो संप्रभुता समझ आ गया। और फोर्थ इज सरकार, यानी जब ऊपर के 3 चीज़ों को होल्ड करके एक व्यवस्था बनाने वाली एक सिस्टम, एक संस्था होती है, उसे हम सरकार कहते हैं। सरकार में नागरिक कहते हैं कि ठीक है, हमने आपको वोट कर दिया, आपको चुन लिया, आप हमारे लिए गवर्नमेंट रन करो, आप हमारे लिए वेलफेयर के काम करो, आप हमारे लिए सड़क बनाओ, बिजली की व्यवस्था करो, हॉस्पिटल बनाओ, हम आपकी जनता हैं, आप हमको गवर्न करो, हमारे लिए फैसिलिटेट करो हमको। ये होती है सरकार। अब ये जब चारों चीज़ एक साथ मिल जाएं तो उसे हम कहते हैं स्टेट, यानी राज्य। अब इसमें देखिए चारों चीज़ में कोई ऑप्शनल नहीं है, मतलब इन चारों में से अगर कोई भी एक कम है तो उसे हम राज्य की परिभाषा में नहीं लेंगे। जैसे आपको समझाने के लिए जस्ट देखते हैं कि एक हम उदाहरण ले लेते हैं, तिब्बत। तिब्बत हमारे पास एक स्पेशल केस है। तिब्बत में वहाँ के हैं दलाई लामा, जानते होंगे दलाई लामा, ये बौद्ध मंक हैं। दलाई लामा के पास देखिए, दलाई लामा के पास क्या है वो सरकार भी हैं। दलाई लामा लोगों के धर्म गुरु हैं, यानी कि वो सरकार के रूप में भी हैं, सरकार चलाते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास संप्रभुता भी है, यानी वो अपने फैसले भी लेते हैं कि मठ कहाँ बनेंगे, मठ में क्या भजन कीर्तन होगा, वो संप्रभु भी हैं। अच्छा, उनकी फॉलोअर भी हैं, उनकी जनसंख्या भी है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, उनके पास भूभाग नहीं है। कैसे? क्योंकि दलाई लामा जी, चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार जताया, वो भाग के अभी भारत में है, भारत में शरण लिए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, यानी भारत के ज़मीन पे रहते हैं। कहने को तो वो तिब्बत की सरकार के मालिक हैं, लेकिन उन पे सरकार है, संप्रभुता है, जनसंख्या है, लेकिन क्या नहीं है, भूभाग नहीं है। तो क्या हम इसको सरकार कहेंगे? सरकार के राज्य की परिभाषा में आएगा? राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं गुलामी का भारत। जब भारत गुलाम था, जिसको हम लिखने के शब्द में कहते हैं औपनिवेशिक भारत। देखिए, औपनिवेशिक भारत, औपनिवेशिक भारत का सीधा मतलब है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो अब देखिए, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो क्या क्या था भारत के पास? भारत के पास अंग्रेजी सरकार भी थी, अंग्रेजी सरकार थी। भारत के पास जनसंख्या भी था, ठीक है। भारत के पास भूभाग भी था। समझ पा रहे? आज तो जो पाकिस्तान अलग हो गया, तब तो पाकिस्तान भी हमारे पास था, यानी कि भूभाग भी था। लेकिन एक चीज़ नहीं था, क्या नहीं था? संप्रभुता नहीं थी। यानी अंग्रेजों के हम गुलाम थे, तो क्या हम अपने देश हित के फैसले ले सकते थे? नहीं। कौन लेता था फैसले? अंग्रेज लेते थे। तो क्या हम औपनिवेशिक भारत को एक राज्य के परिभाषा में रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को ये फिर चारों चीज़ें मिली, सरकार मिली, संप्रभुता मिली, जनसंख्या मिली और भूभाग मिली। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राज्य व्यवस्था में जो राज शब्द है, आज हमने उसको समझ लिया है कि राज शब्द का मतलब क्या है, राज्य के लिए क्या अनिवार्य तथ्य हैं, राज्य में कौन आता है कौन नहीं आता। कल के वीडियो में हम जो इसका सेकेंड पार्ट है व्यवस्था, कि एक राज्य की व्यवस्था कैसे बनती है, कानून कैसा होता है, कानून कितने प्रकार के हैं, कानून का नेचर क्या है, कानून फॉर्म कैसे होते हैं, तब जाकर हमारा ये कंप्लीट होगा राज्य व्यवस्था। तो मिलते हैं हम कल के सेकेंड वीडियो में, एक राज्य की व्यवस्था कैसे संचालित होती है इनके साथ अपने सेकेंड वीडियो में। तब के लिए नमस्कार।